चलिए नमस्कार, जय हिंद मित्रों। तो कैसे हैं आप सभी। साइंस की आज ये 4th क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस को रटिएगा नहीं, केवल समझिएगा, क्योंकि साइंस हर जगह काम आती है। आप चलते हैं तो भी साइंस है, आप कोई भी काम करते हैं वो साइंस पे आधारित होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, रटना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण आज पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण टॉपिक नंबर 4 है। इससे पहले 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, तो ये 4th टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, क्या याद रखना है, केवल कम याद रख के किस तरह से हम इस कंप्लीट टॉपिक को कर सकते हैं। तो मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण में केवल आपको इतना सा याद रखना है कि F बराबर G m1 m2 अपॉन हार स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 क्या है, m2 क्या है, हार क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं। देखिए, ये दो बिंदु हैं, इनका इस बिंदु का m1 द्रव्यमान है, इस बिंदु का m2 द्रव्यमान है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले तो न्यूटन ने दिया था। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले ये कहता है भाई साहब कि ये जो द्रव्यमान है भाई m1 और m2, इसके गुणनफल के समानुपाती, इसके गुणनफल के समानुपाती, या फिर इसी को कह सकते हैं आप अनुक्रमणपाती, ठीक है। यानी सीधा सीधा अनुपात होता है गुणनफल से। और दूरी, अगर इन दोनों के बीच की दूरी, इन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी अगर r है, मैं मान लेता हूँ, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। तो आपको केवल इतना सा याद कर लेना है और सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं। देखो, याद हो गया ना। किन्हीं दो पिंडों, मैंने बताया था एक पिंड यहाँ पे और एक पिंड यहाँ पे, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमणिपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर m1 और m2 द्रव्यमान है, यहाँ r इनकी बीच की दूरी है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर G1 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। G यहाँ पे क्या है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गए ना। G यहाँ पे क्या है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान सदैव नियत रहता है। नियत मतलब कहीं पे भी, आप पृथ्वी पे हैं, आप पृथ्वी के केंद्र पे हैं, आप ध्रुवों पे हैं, आप अंतरिक्ष में हैं, कहीं पे भी चले जाओ, G का मान नियत रहेगा, ठीक है। नियत, देखो नियतांक है इसलिए नियत रहेगा। अब कितना रहता है भाई साहब, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो G का मान रहता है मेरे भाई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसकी यूनिट भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो केवल इतना सा याद करके न्यूटन का नियम आप समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, अब ये सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग का मान सबसे पहले किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग किया था, इस मान का। क्लियर है, इस मान का प्रयोग किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण पढ़ते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण सबसे पहले तो G को कहते हैं, स्मॉल जी को। देखो, उसको कैपिटल जी को कहा था, जो बदलता नहीं है कभी, लेकिन स्मॉल जी तो बदलता है। कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए ना। केवल इतना सा याद रखना है, कुछ भी याद रखना नहीं है, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इन्हीं दो पिंडों के बीच एक पृथ्वी है, तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अगर एक पृथ्वी है, एक बल, अगर एक पिंड पृथ्वी है, तो इसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। अर्थात गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व क्या है, जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती है, गुरुत्व कहलाता है। गुरुत्व का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ गए ना। और G का मान किस किस पर निर्भर करता है, तो रूप, आकार और द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता भाई साहब, रूप क्या है, आकार क्या है, द्रव्यमान क्या है, इस पर निर्भर नहीं करता। बस ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई पर निर्भर करता है G का मान, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई पर निर्भर करता है G का मान। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। G के मान में परिवर्तन देखते हैं, कहाँ कहाँ परिवर्तन, क्या परिवर्तन होता है। देखिए भाई, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, यानी आप पृथ्वी की सतह ये है, ठीक है। सपोज दैट ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये वाली, ये पृथ्वी की सतह है। तो ऊपर जाएंगे तो भी G का मान घटेगा, और नीचे जाएंगे गहराई में, जमीन में गड्ढा खोदेंगे तो भी G का मान घटेगा। याद रखिएगा, G का मान 9.8 है पृथ्वी की सतह पर, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो घटेगा, ये 9.7 हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, ठीक है, घटेगा। नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। क्लियर है। अब कहाँ पे महत्तम होता है, मतलब अधिक कहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महत्तम यानी अधिकतम कहाँ होता है G का मान, तो आप कहेंगे महत्तम होता है ध्रुवों पर, महत्तम होता है
ध्रुवों पर, ये इस तरह से पृथ्वी होती है, ये ध्रुव है, तो यहाँ पे महत्तम होगा। क्लियर है, समझ गए ना। महत्तम ध्रुव यानी पोल पे होगा, महत्तम ध्रुव यानी इस पे या इस पे पोल पे होगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए, विषुवत रेखा पर यह न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहाँ रहता है, तो याद रखना है न्यूनतम रहता है विषुवत रेखा पर, यानी इस बीचों बीच में न्यूनतम रहेगा, अधिकतम यहाँ पे रहेगा। समझ गए। चलिए, अगर पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने पर, यानी पृथ्वी अगर घूमना तेज कर दे, बढ़ा दे उसका अपने घूमने को, यानी इस तरह से तेज घूमने लगे, तो जी का मान कम हो जाता है। ठीक है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाती है, मतलब पृथ्वी स्लो स्लो घूमे, तो जी का मान बढ़ जाता है। समझ गए ना, पांचों बातों को समझ गए। सबसे पहली बात क्या थी मेरे भाई, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है। ध्रुवों पर अधिकतम रहता है, यानी सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर रहेगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम रहेगा। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। बातों को समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना सा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर पृथ्वी 17 गुनी ज़्यादा तेज घूमने लगती है, कितनी गुनी भाई साहब, 17 गुनी तेज घूम जाए, अभी जो घूम रही है ना पृथ्वी, उससे 17 गुना अधिक तेज घूम जाए, तो इसका भार शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य भार हो जाएगा। इसी को भारहीनता की स्थिति में हो जाएगी, पृथ्वी का भार आपको शून्य लगने लगेगा, इसी को पृथ्वी की भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुवों पर जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये 17 गुनी हो जाएगी तो ये ध्रुवों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंशन मुक्त रहें। ऐसी स्थिति में क्या होगा, मतलब पृथ्वी 17 गुनी तेज घूमने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो भाई साहब जो 24 घंटे का दिन होता है ना, वो 1.4 घंटे का हो जाएगा, यानी 84 मिनट का हो जाएगा। पृथ्वी अगर तेज घूमने लगी, 17 गुना ज़्यादा घूमने लगी तेज, तो भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, मतलब अपना वजन नहीं लगेगा, और 24 घंटे की जगह दिन का 1.4 घंटे का दिन हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे भी देख लेते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, यानी पहले तो मैंने देखा कि 17 गुना तेज घूमने लगे तो क्या होगा, आपने देख लिया 24 घंटे की जगह 1.4 घंटे का दिन होगा, मतलब दिन बहुत कम हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। अगर घूमना ही बंद कर दे पृथ्वी तो क्या होगा, जी का मान ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि होगी, मतलब ध्रुवों पर वृद्धि नहीं होगी जी के मान में, और शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इस बात को नहीं समझे तो 17 गुना तेज होगी तो दिन कम हो जाएगा, लेकिन अगर घूमना ही बंद कर दे तो जी पृथ्वी पे ध्रुवों पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अन्य स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अन्य स्थानों पर कम हुआ था पहले 17 गुना तेज। 17 गुना तेज होने पर यहाँ कम हो गया था दिन, यहाँ घूमना ही बंद कर दे तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी दिन में। ठीक है। लेकिन ध्रुवों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों स्थिति में आपने देख लिया, तो ये याद हो जाएगा आपको, जिंदगी भर के लिए रहेगा कि 17 गुना तेज तो 1.4 घंटे का दिन रहेगा और भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, ध्रुवों पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर घूमना ही बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। समझ गए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में क्या होता है भाई साहब, आप सभी ने लिफ्ट देखी होगी। लिफ्ट में क्या होता है, कब बढ़ता है वजन, कब घटता है वजन, तो भाई साहब लिफ्ट में जब ऊपर जाओगे ना, अपन इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा मेरा वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। देखो एक शब्द पढ़ो बस, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो तो बढ़ा हुआ, दो शब्द, ऊपर जा रहे हो तो बढ़ा हुआ, समझ गए, नीचे जा रहे हो तो घटा हुआ, मतलब नीचे जाओगे तो ऐसा लगेगा मुझ में वजन ही नहीं है, या मेरा जो वजन अगर 50 किलो है तो ऐसा लगेगा 45 किलो वजन है। ठीक है, थोड़ा कम लगेगा आपको। क्लियर है, दोनों बातों को समझ पाए, पहले और दूसरे पॉइंट क्लियर है। अगर लिफ्ट में ऊपर जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा वजन बढ़ गया है, 50 की जगह 60 किलो हो गया है। ठीक है, अगर नीचे जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा घट गया है हमारा वजन, 50 की जगह क्या हो जाएगा भाई साहब, नीचे जाएंगे तो 40 के लगेंगे, आप 40 किलो के हो। ठीक है, अगर लिफ्ट ऊपर नीचे होती रही, एक समान वेग से ऊपर भी होगी नीचे, इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते गए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका जितना वजन है 50 किलो तो 50 किलो ही रहेगा। समझ गए ना तीनों बातों को। देखो अब डोरी टूट जाए लिफ्ट की, लिफ्ट में जा रहे हो आप, ठीक है, मॉल, बड़े बड़े मॉलों में लिफ्ट लगी होती है, लिफ्ट में अगर जा रहे हैं, ऊपर जाते समय डोरी टूट गई है, ठीक है, अगर पहले मैं नीचे उतरते समय बता देता हूँ, अगर ऊपर से नीचे उतर रहे हो आप, ठीक है, ऊपर से नीचे उतर रहे हो, डोरी टूट गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपका, आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपने साइंस पढ़ी है, आप टेंशन नहीं लेंगे, आपको पता है कि मुक्त पिंड की भांति नीचे आएंगे हम। ठीक है, नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेंगे। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। तो यह भारहीनता की स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति होगी, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर ऊपर से नीचे उतर रहे हैं आप और डोरी टूट जाए लिफ्ट की तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहीं अगर आप ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर की ओर चल रहे हैं
ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं आप, ठीक है, तो डोरी टूट जाए तो क्या होगा, आप फर्श से उठकर छत से जा लगेंगे, यानी आपकी मुंडी फूट जाएगी, सर फूट जाएगा, ठीक है। अगर आप कभी भी लिफ्ट में यहाँ इसे सही कर लेना, इसे सही कर लेना, ठीक है, ऊपर चढ़ते समय अगर यहाँ पर ऊपर कर लेना, इसे क्या करना है, नीचे नहीं, ऊपर चढ़ते समय अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आप फर्श से उठकर छत पर जा लगेंगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रह की गति के संबंध केपलर का नियम क्या कहता है? तो भाई साहब केपलर का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। कैसी परिक्रमा करता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, इसे याद रखना, ठीक है। सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। सूर्य कैसा है? ग्रह की एक फोकस बिंदु पर स्थित है सूर्य, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। केपलर का नियम, दूसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, मतलब जैसे ही सूर्य के निकट होगा ग्रह तो उसका वेग बढ़ जाएगा, मतलब उसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब वह दूर होता है तो उसकी चाल कम हो जाएगी। समझ गए ना? जब सूर्य के नज़दीक होगा ग्रह तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब यही सूर्य है और यहाँ ग्रह है तो इसकी चाल थोड़ी कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्लियर है ना? जैसे आप अपने माँ बाप को देख के पढ़ने लगते हैं, और माँ बाप जैसे ही गए तो आप आलसी हो जाते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, तो वही केपलर की नियम कहता है। क्लियर है? चलिए तीसरा नियम क्या कहता है? इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? टी स्क्वायर, समय का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस यानी दूरी के वर्ग के क्यू होता है। इस पॉइंट को याद रखें, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सा, ठीक है, केवल इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। टी स्क्वायर बराबर प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ठीक है। समझते हैं इस बात को। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसका परिक्रमण काल टी कहलाता है। परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर यानी आर क्यू घन के अनुक्रमणानुपाती होता है, ठीक है। मतलब ये जो परिक्रमा काल है वो सूर्य की दूरी के वर्ग घन के बराबर होगा, इन दोनों बराबर होते हैं। समझ गए ना? चलिए और डिटेल में समझते हैं। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है, मतलब सूर्य से जो ज़्यादा दूर होंगे ना उनका परिक्रमण काल भी ज़्यादा होगा। सूर्य के निकट ग्रह का, जैसे बुध का परिक्रमण 88 दिन होता है, जबकि दूर कौन सा है? वरुण ग्रह दूर है, उसका परिक्रमण काल मतलब वो चक्कर 165 दिन में लगाता है, 165 वर्ष में लगाता है। समझ गए ना? मतलब जो जितना पास होगा वो चक्कर उतनी जल्दी लगा लेगा, इतनी सी कहानी है। जो जितना पास होगा वो चक्कर उतनी जल्दी लगा लेगा, जो जितना दूर होगा वो चक्कर उतने ही देर से लगाएगा, ठीक है, उतना ही समय लेगा। पास होगा तो जल्दी चक्कर लगेगा, दूर होगा तो देर में चक्कर लगाएगा। समझ गए? तीनों नियम को समझ गए आप। एक तो दीर्घ वृत्ताकार, मैं जल्दी समझा देता हूँ। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है, ठीक है, वेग बढ़ जाता है, ठीक है, पास होता है तो वेग बढ़ जाता है, दूर होता है तो वेग कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। समझ गए? बुध का परिक्रमण काल कम होता है जबकि वरुण का परिक्रमण काल बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट जो आपको नोट करना है, IAU ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। अब केवल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह बचे हैं, लेकिन सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण यानी नेपच्यून सबसे दूर ग्रह। क्लियर है? सबसे दूर ग्रह कौन सा है आपसे पूछता है सूर्य से, तो वरुण, ठीक है। कितने ग्रह हैं? 8। किसने निकाला? कौन से ग्रह को निकाल दिया है? तो यम को निकाल दिया। किसने निकाला? IAU ने निकाला, ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होता है? भाई साहब ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाला पिंड होता है उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर, ये ग्रह है, इसके भी चारों ओर इसका भी एक सेवक है, उसे कहते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल। तो उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? सबसे पहले तो बात आती है, तो भाई साहब उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस बात को ध्यान रखें बस, और कुछ भी याद नहीं करना आपको। आप पढ़ेंगे उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है, ये पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक ऊंचा होगा उसकी चाल उतनी कम हो जाएगी, मतलब जितनी अधिक ऊंचाई पे होगा उसकी चाल उतनी कम हो जाएगी। अगर नीचाई पे है तो उसकी चाल बहुत तेज होगी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ये मैंने बता दिया, केवल और केवल ऊंचाई पर निर्भर करेगी। त्रिज्या
के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह का चाल समान होता है। मतलब यहाँ पे भी कोई त्रिज्या है, यहाँ पे कोई त्रिज्या है, वो अगर एक ही उसमें है, यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और इसी ऊंचाई पे अगर 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो इन दोनों का परिक्रमण काल यानी उसकी चाल समान हो गई। क्लियर है? तो चाल पे कोई निर्भर नहीं करती, केवल ऊंचाई पर निर्भर करेगा कक्षीय चाल। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के तल से जो अत्यधिक निकट उपग्रह है ना, वो कितने सेकंड से घूमेगा? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से घूमेगा। जो पृथ्वी के सबसे निकट उपग्रह छोड़ा जा सकता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमेगा। समझ गया ना मेरे भाई? और दूर तो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सबसे निकट वाला घूम सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आगे देखते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? तो केवल इतनी सी बात याद रखें, परिधि बटे चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? परिधि जितनी होगी उतनी चाल होगी, उन दोनों के एक दूसरे का भाग देंगे तो उसे परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया। उपग्रह का परिक्रमण काल केवल पृथ्वी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितने अधिक दूर होगा उतना अधिक उसका परिक्रमण काल होगा। देखो, सबसे पहले तो वो धीमा घूमेगा तो उसका परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। क्लियर है दोनों बातों को? अगला पॉइंट है, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये मैंने पहले ही बता दिया, तो कुछ भी याद नहीं करना, केवल 2 पॉइंट आपने देख लिए। ऊंचाई पर निर्भर करता है उपग्रह, ठीक है, और जितनी अधिक ऊंचाई पे होगा उतना उसका परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। जो आपने देखा था ना 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, वो 1 घंटे 24 मिनट में चक्कर लगा देगा पृथ्वी का। समझ गए ना? और जो अगर आपसे पूछता है भूस्थायी उपग्रह, तो भाई साहब भूस्थायी उपग्रह सबसे पहले तो होता क्या है? जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है ना, वैसे ही 24 घंटे में पृथ्वी का जो चक्कर लगाए उसे कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। समझिएगा फिर से बात। जैसे चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगाती है जैसे 24 घंटे में, वैसे ही चक्कर ठीक है, वैसे ही चक्कर अगर कोई और लगाए ग्रह पृथ्वी का, तो उसे कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। ठीक है, क्या काम आता है? तो भाई तब संचार उपग्रह में स्थापित किया जाता है, संचार के काम आता है। किसने किया था? सबसे पहले संभावना किसने दी थी? आर्थर सी क्लर्क ने इसे व्यक्त किया था। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपके याद होने चाहिए। 24 घंटे का समय होता है भूस्थायी उपग्रह, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, संचार उपग्रह में स्थापित किया जाता है, और आर्थर सी क्लर्क ने इसे व्यक्त किया था। चलिए समझ गए। पलायन वेग क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई साहब। पलायन वेग सबसे पहले तो जाना है, इस गति से फेंकूं मैं कि कोई वस्तु पृथ्वी से इस गति से फेंकूं कि वो बाहर चली जाए, कभी आए ही नहीं पृथ्वी पर लौट के, तो उसे कहते हैं पलायन वेग। समझ गए ना? शुद्ध हिंदी में समझे ना भाई? पलायन वेग वह वेग होता है जो पृथ्वी से इस गति से फेंका जाए कि वो कभी लौट के ना आए, तो पलायन वेग कहलाता है। अब पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई पत्थर फेंक दो आप, कभी वापस नहीं आएगा, यही पलायन वेग है। समझ लेते हैं इस बात को। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की ऊपर सतह से फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी पर वापस नहीं आए। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या इससे अधिक के वेग से किसी दिशा में फेंकने पर फेंका जाए तो वस्तु फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो मैंने हिंदी में यही तो समझाया आपको शुद्ध अपनी लैंग्वेज में कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु भेज दो, वह कभी पृथ्वी पर ना आए, तो वही पलायन वेग कहलाता है। बात करते हैं आगे। ठीक है, उपग्रह के लिए कक्षीय वेग। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग क्या होता है? तो इस बात को ध्यान रखें, V0 = √GRE। ठीक है, ये पृथ्वी के लिए उपग्रह के लिए कक्षीय वेग 41% ज़्यादा होता है। कितना? 41% ज़्यादा होगा। इसी को कह सकते हैं √2 गुना। भाई साहब √2 गुने का ही 41% होता है। देखो 1.14 होता है √2 की वैल्यू, और इसी को परसेंट में निकलेंगे 100% में, तो कितना होगा? 1.41 ज़्यादा है, 0.41/100, यानी आप मैथ पढ़े हुए हैं, 41% ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी को 41% ज़्यादा कह दो, इसी को √2 गुना ज़्यादा कह दो। समझ गए? उपग्रह के लिए कक्षीय वेग क्या होगा? पलायन वेग का √2 गुना, पलायन वेग का √2 गुना। समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पेपर निकालना है रियली में तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं उस बैच को जो केवल मात्र 100 रुपये पर मंथ में चलता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 घंटे की क्लास रेगुलर इसमें आती है, तो ज्वाइन करना ना भूलें। नंबर आपको पता ही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप।
29+ एग्ज़ाम निकाले हुए टीचर से आपको पढ़ने का सुनहरा मौका है। एमपी पुलिस, एसएससी जीडी या फिर रेलवे में सिलेक्शन का मौका है आपके पास, तो मिस मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद।